जाएगा। रवि, मोर देन 50% असमिया मुसलमान ने बीजेपी को वोट दिया है। जी, यानी कि हाँ देखिए, वही मैं बात कर रहा था बार बार कि जो चीज़ें थी कि असम में जो मुस्लिम्स हैं वो दो खेमे में ऐसा लग रहा था बटेंगे। एक आपके साथ जा सकते हैं जो असमी मुस्लिम्स हैं, जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं वो आपके साथ नहीं जाएंगे। क्या लगा इस बार चुनाव में असमी मुस्लिम्स जो थे वो आपके साथ रहे या नहीं रहे? असमीज मुस्लिम हमारा साथ 60% है। हमारा जो वरिष्ठ नेता है वो भी बताया। लेकिन बात ऐसा है कि जो बांग्लादेश से आए हैं, बाहर से आए हैं, असम में अगर हिस्ट्री देखेंगे 1985 में असम चुनाव के तुरंत बाद जिस प्रकार यूएमएफ जो माने माइनॉरिटी जो एक राजनीतिक लेकिन बदरुद्दीन दावा कर रहे हैं कि 35 से 40 सीटें उनको आएगी, ऐसा दावा है। आपको लगता है कि बदरुद्दीन हवा बदलने का मतलब ये असम का हिस्ट्री का है। एक बार वो जो बाहर से आए लोग एक नेता के अंदर में दो एक टर्म जाते हैं, उसको 15-18 सीट 85 से मिलता है, लेकिन बाद में वो हवा होते हैं, इसीलिए उसका ऊपर विश्वास तोड़ देते हैं। बेसिकली देखिए, एक जो चीजें निकल के आ रही है उसमें ये है कि चूंकि लोकसभा जो चुनाव थे उसमें बीजेपी को ऐसा मानना है कि बीजेपी को जो असमीज मुस्लिम्स थे उन्होंने वोट किया है इस नाम पे कि बांग्लादेशी मुस्लिम के अगेंस्ट में उनको वोट किया है, और वो उम्मीद उनको अभी बरकरार है कि वो उसमें टूट होगा। अगर उसमें टूट होता है तभी बीजेपी को फायदा उन सीटों में मिलेगा, और ऐसा होता है तो जबरदस्त सफलता बीजेपी को साथ हुआ जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जैसा गठबंधन बनाने की कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से बस एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाए कि जो बांग्लादेशी मुसलमान है और जो असमीज मुस्लिम है वो कम से कम ऐसा इकट्ठा एक वोट रहे कि वो बीजेपी की तरफ ना जाए, तो ऐसे में बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। केरल का रुख करते हैं, जिसका जिक्र हमने पहले किया था कि श्री संत मौजूद है। श्री संत सुबह सुबह मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने भी जीत की कामना की थी। बीजेपी की एक बड़ी ताकत वहां पर बताया था, सुनते उनका क्या कहना है। I really hope the results are in our favor, not just 1, 2 or 3, but if we can get at least 10 to 12 seats, which we surely should get. Even if we get one seat, it's going to make a lot of difference in Kerala, because as much as I know, LDF and UDF has openly said we don't want a single guy from BJP in the assembly. So it will be great to see how the results are going. रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। विशाल लगातार कांग्रेस हेडक्वार्टर से बने हुए हैं। प्रसाद भोसेकर हमारे साथ तमाम दक्षिण भारतीय यानी कि केरल का हाल बता रहे हैं, जिसका जिक्र श्री संत कर रहे थे, बड़ी जीत की वो बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ तमिलनाडु के क्या चुनावी माहौल है, और साथ ही ब्रह्म प्रकाश दुबे कोलकाता से मौजूद है। रवि के पास तो मैं भी गया ही था। रविंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक होता है कि जो राजनेता सामने आते हैं वो अपनी तरफ से एक फिगर देते हैं। श्री संत ने तो 30 से 40, जाहिर सी बात है, तो बहुत बड़ी बात है, यहां तो बात एंट्री क्या भी हो रही है, यहां तक कह दिया। असम का हमने जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि जो एसएमएस मुसलमान है उसका वोट आएगा और हम मेजोरिटी बहुत आसानी से मिल लेंगे। लेकिन बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कल भी एक अहम बैठक हुई थी। जो रणनीतिकार है, फेयर अमाउंट ऑफ एनालिसिस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं राज्यों से? देखिए सचिन, रियलिस्टिक जो बातें हैं बीजेपी के लिए असम को लेकर है, तो कहीं न कहीं राम माधव यहाँ पर कल थे। उनकी सभी तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी और बैठक भी हुई थी, और उन्होंने एक फिगर भी दिया था। जो मैं बता दूं कि उनका जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप लोग जो सर्वे दे रहे हैं ये तो अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन रियलिस्टिक इतना शायद न हो जितना आप लोग दिखा रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि फर्स्ट फेज में जब मैं असम गया था, 8-10 दिन के लिए गया था, धुबरी से लेकर कोकराझार तक गया था, जहां पर बांग्लादेशी मुसलमान हैं वहां पर, हालांकि वो लोग मानते नहीं कि हम बांग्लादेशी मुसलमान हैं, लेकिन वो हैं। और जहां भी आप कस्बे में चले जाइए, हाट में चले जाइए, बांग्लादेशी मुसलमान ही दिखेंगे। इसलिए असमिया जो मुसलमान, जो वहाँ के मूल मुसलमान हैं, उनको काफ़ी तकलीफ हुई, क्योंकि उनका रोजगार चला गया। जो एक ही रोजगार था, दोनों एक रोजगार पर दो दावेदार हो गए, एक तो वहाँ के मूल निवासी हो गए और दूसरा बांग्लादेशी हो गए। इसको लेकर काफ़ी उनको परेशानी थी, और यही बीजेपी की रणनीति थी कि इनको डिवाइड किया जाए, जिससे कि अजमल या कांग्रेस के डिवाइड हुआ है या इकट्ठा हुआ है, क्या लास्ट मोमेंट तक ये रणनीति थी। देखिए नहीं, देखिए राम माधव से जो बात हुई थी, चाहे असम के जो अन्य नेताओं, सर्बानंद सोनोवाल हो या फिर दूसरे नेताओं से बात हुई, उनका कहना था कि एक मैसेज तो गया था,
एक ज़मीन में ये मैसेज गया था कि आप हमारे साथ हो, बाहर के लोग जो आए हुए हैं वो आपके रोजगार के लिए खतरा है। तो उनका कहीं ना कहीं झुकाव जो था वो हमारी तरफ हुआ है। वोट कितना आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन उनकी एक रणनीति थी कि 100% जो वोट हमारे खिलाफ जाता था वो 100% हमारे खिलाफ न जाए, वो डिवाइड हो, हमारे पक्ष में कुछ आए लेकिन बाकी जो वोट है वो डिवाइड हो। इसमें शायद बीजेपी कुछ हद तक सफल रही है। जी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि हमारे जो रविंद्र बता रहे थे, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा असम का, वो बांग्लादेशियों के एजेंडे पे नहीं लड़ा, उन्होंने भ्रष्टाचार के इशू पे लड़ा है, विकास और भ्रष्टाचार के इशू पर। तो मुद्दा ये है कि जो ये थोड़ा इसको जो धीमा किया गया स्वर को, ये क्या पूरी संभावना दिख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है तो वहाँ पर जो मूल असमी मुसलमान हैं और बांग्लादेशी मुसलमान हैं इनके बीच एक गठजोड़ होगा। तो ये इनसे थोड़ा समझना चाहूँगा कि मैं क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जो बांग्लादेशी वाला इशू नहीं उठा रही है, ये सीधे डायरेक्ट उस पर हिट नहीं कर रही है, तो क्या उसको कहीं आशंका थी? ये अब जो है जो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जो स्लो डाउन किया अपनी आवाज़ को, इसकी वजह से रिजल्ट पे जो है उसको लगता है कि ज़्यादा पॉजिटिव असर आएगा। ये थोड़ा मैं रविंद्र से समझना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्या करेगी। रविंद्र, आप थे सेकंड फेज के वक्त, इसका इस पॉइंट पे कुछ कहना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे? देखिए सचिन, विकास की बात अच्छी लगती है, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाहिए, यह सही बात है। बीजेपी की कोशिश हुई थी दिल्ली में विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने के लिए, बिहार में हुई थी, लेकिन वहाँ पर क्या रहा? ज़मीनी हकीकत डिवाइड हुआ, आरक्षण को लेकर कास्ट वाइज हुआ, रिलीजन वाइज हुआ। तो असम में भी बीजेपी भले ही विकास के एजेंडे की बात कर रही हो, एंटी करप्शन की बात कर रही हो, लेकिन जो वहाँ के लोकल नेता थे कहीं ना कहीं वो जो इनका एजेंडा, जो आरोप लगता है हिंदुत्व का एजेंडा हो या फिर बांग्लादेशी एजेंडा हो, ये वहाँ पर हावी रहा है ज़मीन पर। खासकर सेकेंड फेज में जरूर हावी रहा है और फर्स्ट फेज में भी, क्योंकि जो चाय बागान है वहाँ पर भी काफ़ी मुश्किलें हो रही है। जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनसे वहाँ पर जो चाहे बिहार के लोग गए हों या बंगाल के लोग जो गए वहाँ पर उनको भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ज़मीन पर लोकल नेता है, जो असम के नेता है, सर्बानंद सोनोवाल हो, हेमंत हो या फिर दूसरे जो नेता है, इन्होंने वो कार्ड वहाँ पर खेला है, ज़मीन पर खेला है। यहाँ से नरेंद्र मोदी जा रहे थे, वो विकास की बात कर रहे थे, अमित शाह जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं बैलेंस लेकर चल रहे थे, विकास की बात भी कर रहे थे और असम की मूल समस्या की भी बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जमीन पर वही हो रहा था जो वहाँ के लिए जरूरी। तभी लिए दोनों तरफ से रिलाई नहीं, रविंद्र एक सवाल और यहाँ पर मैं करना चाहूंगा इनसे कि जो डेवलपमेंट का पूरा इशू उठा, भ्रष्टाचार का पूरा इशू उठा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इशू कहीं नहीं उठा। और जो सबसे ज़्यादा ये माना जाता है कि एक करप्ट एजेंसी के तौर पे काम कर रही है, ह्यूज अमाउंट जा रहा है नॉर्थ ईस्ट को, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये सवाल ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठा और न ही वहाँ के कांग्रेस की तरफ से उठा। तो क्या एक पूरे जो मॉडल का चेंज करने की बात है वो एक कोर इशू नहीं बना बिना नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल को टच किए, उसमें रिफॉर्म लाए? हालांकि पीएम ने जरूर अपनी दो रैलियों में इसका जिक्र जरूर उठाया कि इसे और हम स्ट्रेंथन करेंगे या हम इसे और पैसा फाइनेंशियली पहुंचाएंगे। अब क्विक पॉइंट रविंद्र, इससे पहले कि मैं एक बार विशाल से भी रुख करूं कि कांग्रेस की तरफ से कुछ हलचल। रविंद्र, आज जो चुनावी नतीजे आने वाले हैं वो उसके लिए बहुत सुखद। देखिए सचिन, जैसा कहा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट की बात है तो 2 साल में 2 मंत्री बने नॉर्थ ईस्ट के लिए। पहले जनरल वीके सिंह थे, उसके बाद जितेंद्र सिंह को बनाया गया। जैसा कि पहले रवि ने भी कहा और हकीकत भी है, कई मंत्रियों को वहाँ लगाया गया, सबको मंत्रियों को बोला गया कि आपको महीने में जाना ही जाना है। कई वहाँ पर बैठकें हुई, कई तरह की घोषणाएं हुई, प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर गए, चाहे वो गैंगटॉक में हो, गुवाहाटी में हो, कई जगह गए। लेकिन बावजूद इसके, जैसा कि जम्मू कश्मीर में होता था, कई सब्सिडी दिए गए, हर तरह की सब्सिडी दिया जाता, हर फैसिलिटी दिया जाता, लेकिन वो चुनाव में मुद्दा नहीं बनता था। इस बार भी वो चुनाव में मुद्दा नहीं है। चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने ज़मीनी हकीकत को एक्सेप्ट किया। बिहार और दिल्ली के बाद बीजेपी भी एक्सेप्ट किया कि किसी भी हालत में जो निराशा का बादल है, चुनाव जीतना ही होगा, क्योंकि 2017 में कई ऐसे राज्यों में चुनाव होने हैं जहां पर बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं कह जा सकती। तो कहीं ना कहीं एक ज़मीनी हकीकत को लेकर गया, विकास के एजेंडे की बात जरूर की गई, लेकिन ज़मीन पर वही किया गया जो सियासी मुनाफा। और बहुत ज्यादा हमने देखा इसके ऊपर रविंद्र, बहुत ज्यादा प्रयोग भी नहीं किया गया, बहुत ज्यादा नेताओं को भी नहीं मौका दिया गया और तभी रैलियों को भी बहुत लिमिटेड और सीमित रखा गया। अंदर खाते जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ बाहर तक भले आवाज डेवलपमेंट और इस तरीके की पहुंचती थी, अंदर खाते जिस तरीके की स्ट्रेटजी थी उसे रखा गया, क्योंकि जीत
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा डिबेकल हुआ था दिल्ली में और उसके बाद बिहार में। प्रसाद, मुझे कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि उन्हें जाना है। प्रसाद से मैं एक एनालिसिस और लेना चाहूंगा। प्रसाद, अभी श्रीसंत हालांकि 30 से 40 बहुत बड़ा अमाउंट बता रहे थे, खुद उनकी सीट पर मैं इतना ज्यादा आश्वस्त नहीं हूं, कुछ ही देर में पहला रुझान आएगा, लेकिन रियलिस्टिक टर्म क्या है? बीजेपी सिर्फ एंट्री को खोज रही है और डाउन द लाइन 10 साल की बात कर रही है, 2019 तक कम से कम वो कह सके कि सदर्न स्टेट में हमारी देखिए यहां तक की प्रेजेंस है। केरला में कहना पड़ेगा ज़रूर बीजेपी ने भरपूर कोशिश की है ग्राउंड लेवल पर, लेकिन ये वोट्स में कितनी तब्दील होती है या फिर सीटों में कितनी तब्दील होती है ये नतीजे ज़रूर बताएंगे। लेकिन जो कोशिश उन्होंने की है, लीडर्स को खोजने की कोशिश की है, जो और वहाँ पे अच्छे लीडर्स को वहाँ पे वर्क करने के लिए भेजा गया था, और कई सालों से हमने देखा कि सिर्फ एलडीएफ या फिर यूडीएफ लोगों के लिए ही ऑप्शंस है, तो क्यों ना बीजेपी को एक ऑप्शन बनाया जाए। इसके ऊपर काफ़ी वर्क हुआ है, लेकिन वोट परसेंटेज अभी केरला में जिस प्रकार से आएगा वो ज़रूर बताएगा कि क्या बीजेपी की जो मेहनत है, जो बीजेपी का जो फोकस था, वो कितना रंग लाया। जी, यानी कि ये कोशिश तो पिछली बार भी की गई थी थर्ड फोर्स बनाने की, लेकिन उस वक्त इतना वोट परसेंटेज भी नहीं आया था, और सीटों की तो खैर बात ही फिलहाल क्या करें। विशाल, आपके पीछे के दरवाजे खुले, इस वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर से कोई हलचल, कोई नेता, इस वक्त कोई बातचीत या कोई प्रेडिक्शन? देखिए सचिन, दरवाजे तो ज़रूर खुल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मीडिया वालों का जमावड़ा लगातार सुबह से ही लग गया है और हम भी यहाँ पर खड़े, लेकिन अभी नेता और कार्यकर्ताओं का आना यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमने फ़ोन पर बातचीत की, वो असम को लेकर अपनी रणनीति फिलहाल बना रहे हैं, और कुछ लोगों से जो हमारी बातचीत हुई उनका ये मानना है कि असम के मुस्लिमों ने कांग्रेस की तरफ रुझान किया है और नतीजों का इंतज़ार हमें करना चाहिए, और एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं सचिन, वो ये है कि बदरुद्दीन के साथ कांग्रेस की लगातार बातचीत चल रही है, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें थी असम की जहां पर फ्रेंडली फाइट भी आप कह सकते हैं कि बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के आपसी सूझबूझ के साथ किया गया, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक असम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कांग्रेस फिलहाल अभी असम को लेकर सबसे ज़्यादा रणनीति बनाने में मशगूल है। तरुण गोगोई के साथ लगातार कांग्रेस नेतृत्व की बातचीत चल रही है। अब नतीजे जैसे रुझान आने शुरू होंगे, ये देखना होगा कि आगे की स्ट्रेटजी कांग्रेस क्या तय करती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा निराशाजनक केरला और असम अगर उनके हाथ से चला जाता है, जैसा कि एग्जिट पोल के सामने आने के बाद से लगातार दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस फिलहाल इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बार मैं कोलकाता का रुख करना चाहूंगा, बंगाल का, क्योंकि ब्रह्मा हमारे साथ मौजूद है। ब्रह्मा, ये प्रेडिक्शंस तो हम लगातार कर ही रहे हैं और ये दावे भी हम कर रहे हैं। 180 हालांकि इतना रियलिस्टिक नहीं लगता, जिसका जिक्र यहाँ पर टीएमसी का कैडर या टीएमसी के बड़े नेता सोमनाथ सिंह रॉय भी कर रहे थे कि 180 इस बार हम क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन रियलिस्टिक क्या फिगर दे पा रहे थे नेता? कल शाम तक क्या बात हो रही थी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो टीएमसी की स्थिति है वो बड़ी असमंजस सी वाली है। अभी हम सुबह से देख रहे हैं, अभी हालांकि मुकुल राय पहुंचे हैं ममता बनर्जी से मिलने उनके घर पर, जहां पर हम लोग मौजूद हैं, लेकिन हालांकि तमाम तरह के जो सर्वे आए थे उसमें टीएमसी को आगे दिखा रहे हैं, बहुमत में दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का माहौल है यहाँ की बड़ी असमंजस सी स्थिति है। क्योंकि आप देखिए बीते 2011 के जो परिणाम थे कि 42 सीटें कांग्रेस को, लेफ्ट को 62 और 184 पर टीएमसी। इस बार टीएमसी के जिन भी नेताओं से हमारी बात हुई है वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम पक्का बहुमत में आ रहे हैं, क्योंकि दीदी ने इस बार, ममता बनर्जी ने विकास का नारा दिया है कि सरकार ने 5 साल में बहुत सारा विकास किया है, और खासकर राशन देने की जो स्कीम्स हैं, कह रहे हैं कि ये ग्रामीण इलाकों में बड़ा अच्छे से काम कर रही हैं। यही वजह है कि टीएमसी का वो वोट बैंक बना हुआ है, खासकर ग्रामीण इलाका, और टीएमसी उसी फॉर्मूले पर चुनाव भी ये लड़ी है जैसे लेफ्ट पार्टी 34 साल लगातार लड़ती रही है, यानी कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स। लेकिन इस बार चूंकि कांग्रेस और लेफ्ट एक हो गई हैं, लिहाजा यही वजह है कि लगता है टीएमसी थोड़ा असमंजस में है कि कहीं कुछ नतीजे और तरह के ना हो। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी जीवीएल नरसिम्हा कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का, वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का जिक्र तो पिछली बार भी 2011 में किया गया था, लेकिन वो सीटों में इस बार बीजेपी कितना तब्दील कर पाती है, कम से कम उस सीवी को जिसको लेकर के अगले साल स्टेट्स में फिर 2019 में चला जाएगा।